आदर्श शिक्षा समिति सिरु के तत्वाधान में संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं संस्कृत विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संस्कृत विषय में अपना पहला टॉपिक रहेगा संधि। ऐसा है कि संधि तो आप तृतीय क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन इनको अच्छे और ढंग से समझने के लिए हम यहाँ पर क्योंकि अपने 9वीं क्लास के विषय सामग्री में भी है ये, इसलिए पढ़ना बहुत ही आवश्यक है और इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। और साथ में जो बोर्ड पर लिखा जाता है उसको भी अपने नोटबुक में लिखते रहेंगे और अलग से ऐसे तो गृह कार्य भी दिया जाएगा। ठीक है, तो हम संधि शब्द की उत्पत्ति है। संधि शब्द की उत्पत्ति होती है सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय शब्द, इन तीनों शब्दों से मिलकर के संधि शब्द का निष्पन्न होता है। इसे विसर्ग है ये पीछे, तो ये सुविभक्ति है, प्रथम विभक्ति एक वचन, सुविभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए शब्द बन गया संधि। अब संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अब जैसे वर्ण है तो वर्णमाला तो है ही संस्कृत में बहुत लंबी चौड़ी, लेकिन उसमें उसको दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पर स्वर व्यंजन दोनों की बात कर रहे हैं। संधि की बात करते हैं तो स्वर संधि में वर्णों के मेल को, मतलब स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी हो सकते हैं, तो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अब संधि के मुख्यतः तीन भेद हैं। संधि के मुख्यतः तीन भेद बताए गए हैं। पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। इन तीन भेदों के बारे में पढ़ेंगे। अब संस्कृत भाषा में स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। अच और हल क्यों? क्योंकि क्या है, अच एक प्रत्याहार है और हल भी क्या है, प्रत्याहार है। संस्कृत भाषा में एक महेश्वर सूत्र होता है, उसके अनुसार उनमें प्रत्यय के द्वारा ही अपन स्वर व्यंजन को, प्रत्याहार के माध्यम से ही अपन स्वर व्यंजन को समझ सकते हैं। तो अच जो प्रत्याहार हैं उसमें सारे जितने भी स्वर हैं वो इसमें गिने जाते हैं और हल जो प्रत्याहार हैं उसमें जितने भी संस्कृत भाषा वर्णमाला में जो व्यंजन हैं वो इसमें आते हैं। इसलिए स्वर संधि को अच संधि और व्यंजन संधि को हल संधि कहा जाता है। अब संधि की परिभाषा में और एक देखें तो महर्षि पाणिनि द्वारा, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान है, व्याकरणाचार्य हैं, तो उन्होंने बताया गया है परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात वर्णों की अत्यंत निकटता को संहिता कहा जाता है, क्योंकि संधि का अपर नाम संहिता है। अब पहला उदाहरण है संधि के मुख्य भेद में, पहला भेद है स्वर संधि। तो आज हम, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, तो आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? अब स्वर संधि परिभाषा आनी जरूरी है, नोट करते रहना कि दो परस्पर स्वरों के मेल को या विकार को संधि कहा जाता है। दो परस्पर, तब परस्पर क्या होने चाहिए? स्वर होने चाहिए। ऐसे विद्वान कुछ मानते हैं कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण स्वर और उत्तर पद का प्रथम वर्ण व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप होता है। लेकिन अपन यहाँ पर इसकी परिभाषा यही देंगे कि दो वर्णों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहा जाता है। अब इस स्वर संधि, तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद हैं, मुख्यतः 5 भेद बताए गए हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है अयादि संधि और पांचवा भेद रहेगा यण संधि। ये 5 भेद हैं स्वर संधि के। ऐसे अलग अलग विद्वान तो इसके 8 भेद ही बताते हैं, लेकिन अपने को यहाँ पर 9वीं की संस्कृत के पाठ्यक्रम के अनुसार ही 5 भेदों के बारे में अध्ययन करना होगा। तो अब है पहला भेद है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि क्या है? इसका सूत्र है अकः सवर्ण दीर्घः, अकः सवर्ण दीर्घः, अकः सवर्ण दीर्घ हो जाता है। इस सूत्र के अनुसार, संस्कृत भाषा के सूत्र के अनुसार होता है कि
अ या आ मतलब समान स्वर, दोनों पद में समान स्वर मिल करके दीर्घ आदेश हो जाता है। समान स्वर कैसे? जैसे अ और अ मिल करके आ का आदेश हो जाता है, ई और ई मिल करके दीर्घ ई का आदेश हो जाता है, ऊ और ऊ मिल करके दीर्घ ऊ का आदेश हो जाता है, और री और री मिल के री का आदेश और री का आदेश भी हो जाता है। तो हम समझेंगे, जैसे बताया गया अक सवर्ण दीर्घ, तो इसमें ऐसा है। अब हम इसके माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से इसको दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। पहला भेद इसका दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि मैंने बता दिया कि दोनों पदों में अब संधि विच्छेद करते समय एक तो पहला पद होता है पूर्व पद कहलाता है और दूसरा है वो उत्तर पद कहलाता है। तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों में स्वर होना जरूरी है क्योंकि स्वर संधि है। तो समान स्वर हो, जैसे अ या आ हो, अ या आ हो तो वो आ का आदेश हो जाता है, आ का आदेश हो जाता है। जैसे विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी। अब शब्द क्या से होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। इसको नहीं विद्याधन और कुछ लिख दे, ऐसा नहीं, विद्याधन अर्थी। तो इसमें विद्या में क्या है? आ है, अंतिम स्वर क्या है, वर्ण क्या है? आ, और इसका उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है? अ। तो आ और अ मिलकर के भी आ का आदेश हो जाता है, तो शब्द का निष्पन्न होता है विद्यार्थी। क्या हो जाएगा? विद्यार्थी शब्द बनता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब उसी प्रकार जैसे विद्यालय, तो विद्यालय, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है अपने पाठ्यक्रम, जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे बहुत सारे उदाहरण भी आते रहेंगे। फिर है जैसे गौर जनंग, तो गौरांग, कि गौर र का अ और अंग का अ, तो अ और अ मिलकर के आ, तो गौरांग हो जाएगा। फिर है हिमधनालय, तो हिम का अ और आलय का आ, तो हो जाएगा हिमालय। इस प्रकार रामावतार, तो रामधन अवतार, देवालय तो देवधनालय, रामधन आश्रय तो रामाश्रय, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं इनके माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो ये तो हो गया समान स्वर अ और आ भी हो सकता है, अ भी हो सकता है, अ भी हो सकता है, आ भी, मतलब कोई भी समान स्वर होना चाहिए तो वो दीर्घ आदेश हो जाता है। उसी प्रकार अब ई वाला उदाहरण लेते हैं, जो ह्रस्व और दीर्घ मिलकर के दीर्घ का आदेश हो जाता है और दीर्घ भी दीर्घ आदेश हो जाता है। इसलिए हम इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे श्रीधन ईशः, श्रीधन ईशः, जैसे श्री सह शब्द हैं, तो इसकी संधि करनी है अपने को, विच्छेद करेंगे तो क्या जाएगा? श्री धन ईशः, श्रीधन ईशः। इसमें क्या है? ये भी दीर्घ है और ये भी दीर्घ है, अर्थात दीर्घ और दीर्घ मिलके भी दीर्घ का आदेश हो जाता है, तो ये हो जाएगा श्रीशः। क्या जाएगा? श्रीशः। इस शब्द का आदेश हो जाता, क्योंकि ये ई और ये ई, ये दोनों मिलके दीर्घ ई का आदेश हो जाता है, तो हो जाएगा श्रीशः। फिर है हरिधनिशः, तो हरिशः। बहुत सा उदाहरण ऐसे, जैसे पतिधन ईव, पतिधन ईव, तो पति में ई है और ई में ई, तो दोनों ही मिलकर के दीर्घ ई का आदेश हो जाता है, तो वो हो जाएगा पतिव। उसी प्रकार समान स्वर हो, ऊ और ऊ हो, ह्रस्व दीर्घ, तो भी दीर्घ स्वर ऊ का आदेश हो जाता है। जैसे विष्णु न उदय, भानुधन उदय, भानुधन, जैसे ह्रस्व ई हो, ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, दोनों मिलकर के दीर्घ आदेश हो जाता है। जैसे है भानुधन उदय, भानुधन उदय, तो दोनों पद मिलकर के हो जाएगा भानुदय। क्या हो जाएगा? भानुदय जाएगा, इसलिए दीर्घ हो जाएगा। इस प्रकार अब जैसे अ मिलके आ, ई मिलके ई, ऊ मिलकर के ऊ दीर्घ हो जाता है। उसी प्रकार री का भी, तो जी उत्तरीधन रिकार, उत्तरीधन रिकार, तो उत्तरी का री और रिकार का री, ये दोनों मिल करके के दीर्घ री आदेश हो जाता है। जैसे द लिखेंगे अपन उत्तरीधन रिकार, तो दोनों पद मिल करके ये री और ये री मिल करके दीर्घ आदेश हो जाता है, तो शब्द बन जाएगा उत्तरीकार। तो इस प्रकार हम समान स्वर को देखते हुए दीर्घ आदेश हो जाता है। उसके बाद में दूसरा भेद है, तो ये स्वर संधि का पहला भेद हो गया दीर्घ संधि। कौन सा हो गया? दीर्घ। दीर्घ से शब्द में ही समझ सकते हैं अपन, दीर्घ यानी बड़ा,
दीर्घ यानी बड़ा, क्योंकि स्वर अपन अलग अलग भेद करते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, तो दीर्घ यानी बड़े स्वर होता है, जैसे अ और आ, तो अ ह्रस्व है और आ दीर्घ है। उसी प्रकार आ हो जाता है, ई हो जाता है, ऊ का और री का आदेश हो जाता है। दूसरी संधि है गुण संधि। स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। तो गुण संधि में होता है कि अ या आ के पश्चात आदि गुण सूत्र लगता है इसका, अ या आ के पश्चात ई हो ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, तो इसका ए आदेश हो जाता है। और अ या आ के बाद ऊ हो ह्रस्व या दीर्घ, तो ओ का आदेश हो जाता है। और अ या आ के बाद री है तो अर का आदेश हो जाता है, या अ या आ के बाद री है तो अल का आदेश हो जाता है। देखिए समझिए इसको, अ या आ के पश्चात क्या हो, ह्रस्व या दीर्घी हो, तो क्या हो जाएगा, एक आदेश हो जाता है। अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ऊ ह्रस्व दीर्घ हो तो ओ का आदेश हो जाता है। अ या आ के बाद, अ या आ के बाद री है तो अर का आदेश हो जाता है। और अ या आ के बाद री है तो अल का आदेश हो जाता है। ये गुण संधि का क्या है, सूत्र है, आदि गुण जिसे कहते हैं अपन। तो गुण संधि में ये सूत्र लगेगा कि अ के बाद ई है तो ए आदेश हो जाएगा, अ या के बाद ऊ है तो ओ का आदेश हो जाएगा, अ या के बाद में री है तो अर का आदेश हो जाता है, और अ या के बाद री है तो अल का आदेश हो जाता है। तो इसका दूसरा भेद है गुण संधि। अब जैसे हम लेंगे अ या आ के बाद में ई हो, क्या हो, ई हो, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाता है। जैसे गज धन इंद्र, गज धन इंद्र, तो देखिए अब गज में ये पूर्व पद का अंतिम वर्ण है तो इसमें क्या है, अ है, क्या है, अ, और उत्तर पद का पूर्व पद प्रथम वर्ण है उसमें क्या है, ई है। तो सूत्र क्या है कि अ या के बाद ई है तो एक आदेश हो जाता है। किसका आदेश हो जाता है, एक आदेश हो जाता, हो जाएगा गजेंद्र, क्या हो जाएगा, गजेंद्र। एक बात समझे। अब फिर दूसरा उदाहरण है, जैसे न धनिति, न धन या नेति शब्द आ जाता है, क्या शब्द आता है, नेति। तो हमें समझना होगा कि एक इसमें होता है तो न शब्द भी सार्थक बनना चाहिए, तो न धन इति हो जाएगा, न धन इति, तो आके बाद ही है तो हो जाएगा नेति। इस प्रकार अपन उसके बाद में अ या आके बाद में ऊ हो, क्या हो, ऊ हो, तो क्या आदेश हो जाता है, ओ का आदेश हो जाता है। जैसे सूर्य धन उदय, क्या शब्द बनेगा, सूर्य धन उदय। अब देखिए सूर्य य में क्या है, अ, और इसमें क्या है, ऊ है, तो अ और ऊ मिल करके, अ और ऊ मिलकर क्या आदेश हो जाता है, ओ का आदेश हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, सूर्योदय, क्या हो जाएगा, सूर्योदय शब्द का निष्पन्न होता है, ये पद बनता है। जैसे इसमें अपन ऐसे संधि युक्त शब्द हैं तो संधि विच्छेद भी करेंगे तो ए की मात्रा है, ओ की मात्रा है, अल है, अर है, तो उसमें गुण संधि के अनुसार अपने को उसको विच्छेद करना होगा। अब इसे दूसरा उदाहरण है, जैसे परधन उपकार, परधन उपकार, तो शब्द क्या बनेगा, आपके बाद ऊ है तो हो जाएगा, तो शब्द बनेगा परोपकार, क्या हो जाएगा, परोपकार। इस प्रकार अपने पाठ्यक्रम में बहुत सारे शब्द है जिनको अपन देखते हुए इसका संधि विच्छेद या संधि शब्द बना सकते हैं, क्योंकि संधि विच्छेद जब तक नहीं आएगा तब तक अपना हिंदी अर्थ समझ में नहीं आएगा। जैसे सूर्योदय, ये शब्द आ गया, सूर्योदय, तो पढ़ तो लिया अपने सूर्योदय, लेकिन इसको टुकड़े करेंगे, अन्वय करेंगे, उसको संधि करेंगे तो और उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हो जाएगा सूर्य धनुदय, तो सूर्य का उदय। इस प्रकार हम शब्दों को तोड़ना सीखेंगे तो हिंदी वगैरह हम आराम से इसका सरलार्थ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जैसे महादौर्णम है, बहुत सारे शब्द, एक दौन है, तो इसमें अ के बाद ऊ है, ऊ ह्रस्व दीर्घ हो सकता है तो ओ का आदेश करना है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि नियम है कि अ या के बाद री है, क्या है, री है। जैसे महादऋषि, क्या शब्द है, या महर्षि, शब्द क्या बनेगा, महर्षि। अब महर्षि है, राजर्षि है, ये सब आ गए, तो इनका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, तो महाधन हो जाएगा ऋषि, क्या हो जाएगा
महाधन ऋषि। इसके बाद में राजधन ऋषि। शब्द क्या था कि अ या बाद में सूत्र है, अ या के बाद में री है तो क्या हो जाएगा अर। तो इसके अ या री है तो इसके क्या आदेश हो गया, अर आदेश हो गया। दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान, तो और यहाँ था ये भी हट गया और री, इन दोनों के स्थान पर अर का आदेश हो जाता है तो ये हो जाता है महर्षि। क्या शब्द बन गया, महर्षि। उसके बाद में पढ़ा कि अ या के बाद में री है, क्या है, री है तो क्या आदेश हो जाता है अल। लेकिन शब्द क्या है, अ या के बाद में री हो, जैसे तब, तब धन ऋकार, तब धन ऋकार। अब अ या के बाद री है तो इनके स्थान पर अल आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाएगा, अल। अल में क्या है, अलंत है, ये दोनों अलंत वाले हैं। तो इसमें यदि आगे फिर स्वर होता तो जुड़ जाता, लेकिन स्वर नहीं है तो इसमें शब्द क्या बनेगा, तवलकारः। क्या बनेगा, तवलकारः। इस पर आप लोग देखते रहना है। पीछे अब जैसे विसर्ग की बात आती है, यदि पीछे विसर्ग लगा हुआ है तो अपने को भी विसर्ग लगाना है। यदि विसर्ग लगा हुआ नहीं है, मतलब उत्तर पद के अंतिम में विसर्ग लगा हुआ तो लगाना है, और नहीं है तो इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यदि है तो लगाना है। तो इस प्रकार ये स्वर संधि का दूसरा भेद क्या है, गुण संधि है। उसके बाद हम तीसरा भेद लेंगे। स्वर संधि का ही तीसरा भेद होगा, वो होगा वृद्धि संधि। कौन सा होगा, वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में क्या होता है कि अ या आ के बाद वृद्धि रेची सूत्र है इसका, वृद्धि रेची। इसमें अ या आ के बाद ए आई हो, ए या आई हो, या फिर अ या आ के बाद में ओ या उ हो, ओ या आउ हो तो आउ का आदेश हो जाता है। उसी प्रकार अ या के बाद री हो, अ या के बाद री हो तो किसका आदेश हो जाता है, आर का आदेश हो जाता है। ये समझना है, क्योंकि गुण संधि में अ या के बाद री था तो वो तो आर आदेश होता था, लेकिन यहाँ पर वृद्धि संधि में कौन सा भेद है, तीसरा भेद है वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि का ये सूत्र है वो आपको पता है, बता दिया है, वृद्धि रेची लगेगा। तो वृद्धि रेची के अनुसार ये शब्द बनता है कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद क्या हो, ए आई हो, ए या आई हो, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ओ या आउ हो, ओ या आउ हो, और अ या आ के बाद क्या हो, री हो। तो इसके स्थान पर आई का आदेश हो जाएगा, इनके स्थान पर आउ का आदेश हो जाएगा, और इसके स्थान पर आर का आदेश हो जाएगा। ऐसा गुण संधि में भी होता है ये, जैसे महाधन ऋषि तो शब्द बनता है महर्षि, तो उसमें अर का आदेश होता है। लेकिन यहाँ पर यदि अ या आ के बाद में री है तो आर का आदेश करना होगा। तो जैसे हम वृद्धि रेची उदाहरण देखते हैं, जैसे उदाहरण है जनैकता। क्या शब्द है, जनैकता। अब जनैकता हो गया, फिर है वनौषधि। ये दो उदाहरण लेते हैं अपन, वनौषधि। अब इसमें क्या है, एक तो फिर है दशारण। क्या शब्द लिया, दशारण। ये तीन शब्द लिए इन सूत्र के अनुसार ही। अब देखें, अब संधि भी शब्द आते हैं परीक्षा में और संधि विच्छेद करने के लिए भी आते हैं। तो ये संधि शब्द है, इनका विच्छेद करना होगा तो पहचान करनी भी जरूरी है। यदि अपने को दोनों यदि आई या आउ दिख रहे हैं या आर दिख रहा है तो वहाँ पर हमें वृद्धि संधि का इसको भेद समझना होगा। और सीधा, क्योंकि संधि का नाम लिखने के लिए भी परीक्षा में आता है और विच्छेद करने के लिए भी आता है, और संधि करने के लिए भी और नाम लिखने के लिए भी आता है, इसलिए दोनों प्रकार की हमारे को जानकारी होनी जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए जनई है तो इसमें क्या होता है कि अ या के बाद आई है तो आई का आदेश हो जाएगा, तो शब्द बनेगा, इसका संधि करेंगे जन धन एकता, जन धन एकता, तो शब्द बन गया जन एकता। फिर वनौषधि तो वन धन औषधि, वन धन औषधि। अब है दशाण तो 10 कैसे बन गया, 10 धन ऋणः, 10 धन ऋणः, ये शब्द बन जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो बात समझ में आई होगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जन धन एकता है,
बंधन औषधि है, 10 जन ऋण है, बहुत सारे उदाहरण है। जैसे सदैव तो सदाधनेव, तथैव तो तथाधनेव, ठीक है ना, बहुत सारे हैं। अपन जैसे जैसे अंदर देखते रहेंगे कि संस्कृत किताब में तो मिलते रहेंगे। जैसे जलौघ हैं तो जलधनौघ हैं, बिंबोष्टि हैं, चंद्रौषधि हैं तो चंद्रधन औषधि। फिर है उसके बाद में आर का उदाहरण था तो प्रधन रिचति है। क्या है? प्रधन रिचति। जैसे उदाहरण है प्रधन रिचति, जैसे ये उदाहरण है। अब इसमें क्या करना है, प्र है धन, रिचति है, तो अपन इसको ये लिखेंगे प्ररचति। क्या लिखेंगे? प्ररचति। जब तो ये चला जाएगा किसमें? गुण संधि में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? लेकिन जब इसको प्रार्चति लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रार्चति। ये पहले बताया हुआ है कि अर जहाँ आदेश होता है वहाँ तो गुण संधि होगी, इसमें अर का आदेश हुआ है। और जहाँ आर आदेश होता है, क्या आदेश होता है? आर, तो वहाँ पर वृद्धि संधि का आदेश हो जाता है। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अर आता है तो गुण संधि का उदाहरण हो गया, और आर आता है तो वह वृद्धि संधि का उदाहरण होता है। और जब ऐसे अपन सीधे वे बात करते हैं तो दो मात्रा वाले हैं, क्या? जिनके ऊपर दो मात्रा हैं, ऐसे हर जगह नहीं होती है, लेकिन ये दो मात्रा आती है, वहाँ पे अपन सीधे वृद्धि संधि इसका नाम लिख सकते हैं। अब इसका चौथा भेद है, स्वर संधि का चौथा भेद है अयादि संधि। कौन सी संधि है? अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है? ए के स्थान पर, किसके स्थान पर? ए के पूर्व पद के अंतिम वर्ण में, पूर्व पद के अंतिम वर्ण ए, आई, ओ या औ हो, क्या हो? औ हो, तो ए के स्थान पर तो अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अय। आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव, और आव के स्थान पर आव का आदेश हो जाता है। ये ध्यान रखना है कि थोड़ी जल्दी समझ में नहीं आती है। जैसे शब्द बन गया नयनम। क्या बन गया? नयनम। अब अय आ रहा है, क्या आ रहा है? जैसे नायक, क्या बन गया? नायक। जैसे पवन, पावक, बहुत सारे शब्द से भावुक। अब इनमें क्या है? भावुक, नायक, पवन, पावन, बहुत सारे शब्द है। तो इसमें क्या होता है? इससे पहला उदाहरण लेते हैं नयनम। अब क्या बताया गया है कि ए के स्थान पर अय हो जाएगा। ए के स्थान पर, पूर्व पद के ए के स्थान पर अय का आदेश हो जाता है, तो इसको करेंगे ने धन अनम। ने धन अनम। देखिए अब क्या बताया गया है कि ए के स्थान पर, किसके स्थान पर? ए के स्थान पर अय। अय कौन सा है? ये अय। तो इस बाद में क्या है? अय शब्द है, अय के बाद में स्वर जुड़ गया है। क्या जुड़ रहा है? तो यह पूरा हो गया। यह क्या हो गया? पूरा हो गया, तो शब्द बन गया नयनम। फिर नायक। अब आय आ रहा है, क्या आ रहा है? तो आय कहाँ होता है? आई के स्थान पर। किसके स्थान पर? आई के स्थान पर। तो इसको क्या लेंगे? नई। क्या लिखेंगे? नई धन अकह, तो शब्द बन जाएगा, क्योंकि आई के स्थान पर आय आदेश होता है, तो जाएगा नायक। अब पवन, तो पो, शब्द क्या बनेगा? पो धन अनह, तो जाएगा पवन। पावन, तो पौ, क्या शब्द बनेगा? पौ धन अनह। तो इस प्रकार अपने को ध्यान रखना है। ये चार बातें हैं जहाँ पे अय उच्चारण करते हुए ध्यान रखना है। जब अय आता है, आय आता है, अव आता है और आव आता है, वहाँ पे अयादि संधि होती है। जैसे भवती, क्या शब्द बनता है? भवती शब्द है। अब हम लोग सीधा समझ में आ रहा है, भू धातु का रूप है ये भवती, तो इसका संधि से करेंगे। क्या करेंगे? संधि से। तो अव आ रहा है, भव, अव कहाँ आता है? ओ के स्थान पर। किसके स्थान पर? तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भो धन अति, क्या जाएगा? तो हो जाएगा शब्द भवती। से बहुत सारे उदाहरण हैं, उनको देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये कौन सी संधि थी अपने? अयादि संधि। कौन सी थी? अयादि। अब इसका स्वर संधि का अंतिम भेद कौन सा है? वो है यण संधि। कौन सा है? यण संधि। तो यण संधि भी बहुत ही सरल है। यण संधि में क्या होता है? चार वर्ण नाम याद रखने हैं।
य व र ल, क्या याद रखने हैं? य व र ल। य व र ल अपने क्रमशः याद है तो अपन बढ़िया इसको बिना भूले या बिना रास्ता भटके हुए अपन बढ़िया से इसको लिख सकते हैं। कौन सी संधि है? पांचवा भेद है यण संधि। यण संधि। अब देखिए यण में क्या होता है? ई के पश्चात कोई भिन्न स्वर हो, पूर्व पद का अंतिम वर्ण, ई के पश्चात कोई भिन्न स्वर हो, ऊ के पश्चात भिन्न स्वर हो, री के पश्चात भिन्न स्वर हो और री के पश्चात भिन्न स्वर हो, तो इनके स्थान में क्या हो जाएगा? य व र ल। ये चार वर्ण याद रखने हैं। जैसे वर्णमाला में लिखेंगे अपन तो य र ल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे यण संधि के अनुसार, कौन संधि के अनुसार? यण संधि के अनुसार अपन इसको क्या पढ़ेंगे? य व र ल। इसका सूत्र है इको यणसी, मतलब इक के स्थान पर, ईक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार का आदेश हो जाता है। तो ईक प्रत्याहार में ये वर्ण है, कौन से हैं? ईक प्रत्याहार में वही ई के पश्चात ई है, ऊ है, री है और री है। इनके पश्चात कोई दूसरा वो आ जाता है भिन्न स्वर। समान स्वर तो आ जाएगा जब तो वो दीर्घ में चला जाएगा, लेकिन समान नहीं, भिन्न आना चाहिए। क्या आना चाहिए? भिन्न। जैसे पहला लेते हैं अपन ई के पश्चात, क्या बताया था अपन? छोटी या बड़ी के पश्चात कोई भिन्न स्वर हो, समान स्वर नहीं होना चाहिए। भिन्न स्वर हो तो य का आदेश हो जाता है। ऊ या ऊ अस्वधि के पश्चात कोई भिन्न स्वर हो तो क्या आदेश हो जाता है? व का। और री के पश्चात भिन्न स्वर हो तो र का आदेश हो जाता है। और री के पश्चात कोई भिन्न स्वर हो, क्या हो? री के पश्चात कोई भिन्न स्वर हो तो इसके स्थान पर ल का आदेश हो जाता है। तो इसका पहला उदाहरण देखेंगे, जैसे अति धन उत्तम। क्या है? अति धन उत्तम, अति धन उत्तम, हाँ ये सब हैं। अब अपन सभी संधि विच्छेद संधि शब्द करना है, इसको संधि करनी है तो अपने पास में थोड़ा ही लिखा होगा कि भाई यण संधि इसके कीजिए, ऐसा नहीं होगा। तो अपने पास में अपने दिमाग में दीर्घ संधि भी आएगी, अयादि भी आएगी, गुण भी आएगी, वृद्धि भी आएगी, लेकिन अपने को सभी ऐसे सूत्र समेत याद है कि भाई स्वर ये संधि दीर्घ संधि है तो समान स्वर होने चाहिए, तो समान भी नहीं है, समान भी नहीं है। अब गुण संधि तो कि अ या के पश्चात ऊ हो तो ओ आदेश होता है, लेकिन यहाँ पे अ या नहीं है बल्कि क्या है? ई है। इसलिए हमें को ध्यान रखना है कि फिर जाएंगे अपन यण संधि में तो ई के पश्चात भिन्न स्वर है तो ई के स्थान पर, इसके स्थान पर, ई के स्थान पर य का आदेश हो जाता है। तो शब्द क्या बनेगा? ई। अब तो आधा रह गया। अब ई का क्या हो गया? यह हो गया। और यह के पश्चात क्या? ऊ है तो इति उत्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इति उत्तम शब्द का निर्माण हो जाएगा। दूसरा है अतिदत्र है तो इत्यत्र हो जाएगा। फिर जैसे है प्रतिदिन एकम या प्रत्ययकम, प्रत्ययकम, ये शब्द है, ये बहुत बार आता है, परीक्षा में भी आते रहता शब्द है। इसको संधि चेक करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पे संधि हुई है, कहाँ पे हुई है? यहाँ पे। तो क्या है कि ई हो रहा है, ई के पश्चात क्या है? ए हो जाएगा, भिन्न स्वर है तो ये हो जाएगा, ये एकम है, शब्द क्या बनेगा? प्रतिधन एकम। निश्चित क्या हो जाएगा? प्रतिधन एकम हो जाएगा, क्योंकि ई के पश्चात क्या है? भिन्न स्वर है तो ई के स्थान पर यह का आदेश हो जाता है। अब उसके पश्चात में है कि ऊ या ऊ के पश्चात भिन्न स्वर है तो ऊ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? व का आदेश हो जाता है। किसका आदेश हो जाता है? व है। जैसे अनुधन अयः, अनुधन अयः, इसमें क्या हो जाएगा? अब ऊ के पश्चात, तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? व आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? तो ये ना हसो रह गया तो अन, फिर है व, ऊ के स्थान में क्या हो गया? व, तो व में आ जुड़ गया, व पूरा होगा तो ये अन्वयः। क्या जाएगा? अन्वयः। इस शब्द का निष्पन्न होता है। फिर जैसे वधुधन आदेश, वधुधन आदेश, वधुधन आदेश, इसमें क्या है? ऊ के पश्चात वही, ऊ के पश्चात भिन्न स्वर है तो ऊ का व, तो ऊ के स्थान में क्या जाएगा? व, तो दादा रह गया तो उसमें क्या है? आ है, आ जुड़ेगा तो वधवादेश। क्या हो जाएगा? वधवादेश शब्द बन जाएगा। फिर है री के पश्चात भिन्न स्वर है। किसके पश्चात भिन्न स्वर है?
री के बच्चा तो क्या आदेश हो जाएगा, र का आदेश हो जाएगा। जैसे है मातृधन उपदेश, मातृधन उपदेश। ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे इसको। अब क्या बता रहा है नियम कि री के बच्चा, सॉरी री के पश्चात, इसके पश्चात री के पश्चात भिन्न स्वर है, री के पश्चात भिन्न स्वर है, ऊ आ रहा है, तो री के स्थान क्या आदेश होता है, र है। तो ये र, री के स्थान पर र हो गया, तो पीछे क्या रह गया, तो क्या रह गया, तो। अब त्र के बाद में क्या होता है, त के बाद र है, तो त और र मिलके वही संयुक्त व्यंजन बन जाता है, कौन सा, त्र। क्या बनता है, त्र। और त्र के बाद में क्या है, ऊ है, क्या है, ऊ। तो क्या हो जाएगा, मातृपदेश। कैसे बनेगा, मातृपदेश से शब्द का निष्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मातृपदेश। ठीक है। उसके बाद में जैसे है मातृधन आज्ञा, कैसे बनता है, जैसे पितृधन आज्ञा लिख देते हैं, पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा। तो क्या है, री के बजाय भिन्न स्वर है, तो इस री का र हो जाएगा, तो वो स्थिति पहले वाली बन रही है कि त के बजाय र है तो त्र के बाद में क्या आ, तो त्र, तो शब्द क्या बनेगा, पित्राज्ञा। क्या शब्द बन गया, पित्राज्ञा। इस प्रकार ये तीसरा नियम लागू हो गया। अब चौथा नियम क्या है, री के पश्चात भिन्न स्वर है, किसके पश्चात, ली के पश्चात भिन्न स्वर है, तो ली के स्थान पर ल का आदेश हो जाता है। जैसे शब्द बनता है लृधन आकृति, लृधन आकृति, तो शब्द क्या बन गया, अब ली का क्या हो रहा है, ल आदेश, तो ल हो गया, और ल के बाद में क्या, ला, तो लाकृति। क्या शब्द बन गया, लाकृति। इस प्रकार बहुत से उदाहरण है, इसको देख करके अपन नियमों को देखते हुए अपन हल कर सकते हैं। तो आज हम अपना टॉपिक था संधि, संधि का पहला भेद था जो स्वर संधि, और स्वर संधि के 5 भेद के बारे में अपन ने पढ़ लिया है।